नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसके, तो आपने अगर नहीं देखे तो जरूर से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम 45 अंश के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को निकालना सिखाएंगे। तो इससे पहले हमने 30 अंश के एंगल में जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उनको हमने आपको निकालना सिखाया था। तो आपने पहले का वीडियो नहीं देखा, जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका 45 अंश का आप देख सकते हो, यहाँ पे निकालना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को। और यहाँ पर हर एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे ताकि आपको हर एक पॉइंट आराम से समझ में आ सके। तो आप पहला ही पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि कोण XOP। तो कोण XOP बराबर 45 अंश। तो कोण XOP इन्होंने 45 अंश का बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो एंगल बना हुआ है वो आपका बना हुआ है किस पे? ये आपका कोऑर्डिनेट जो आपने पढ़ा होगा, ज्यामिति पढ़ा होगा, इसमें आपने ये चीज पढ़ी होगी, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये वाई डैश अक्ष होता है। तो बस इतना याद रखिए, कुछ याद मत रखिए। अब इसी पे इनका जो एंगल है ये बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो एक्स है, देखिए ये वाई नहीं है, ये एक्स कर लो। तो इस पर ये एंगल बनाया हुआ है क्या? XOP। तो XOP आपको एंगल दिख रहा है, ये 45 अंश का एंगल इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। तो लिखा हुआ है बनाकर, जो ये है जो PM है, ये लंब जा रही है किस पर? तो लंब जा रही है ये OX पर। तो देखिए यहाँ पे जो लेटी हुई लाइन है वो आप OX देख सकते हो, यहाँ पे ये X है, ये O है, ये Y लाइन है, ये Y लेटी हुई लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर जो लंब बढ़ रहा है ऊपर से, ये बढ़ रहा है P और M, ठीक है। तो लंब 90 अंश के एंगल में काटता है एक दूसरे को, लंब का मतलब ही 90 अंश एंगल होता है। तो 90 अंश का एंगल ये बनाएगा। देखिए वही 90 अंश का एंगल यहाँ पे बन रहा है, आप देख भी सकते हो कि 90 अंश का एंगल यहाँ पे बना दिया है। तो ये PM है, ये 90 अंश का एंगल बना रही है। अब जब ये देखिए 45 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितने का रह जाएगा? तो ये रिमेनिंग एंगल भी 45 अंश का ही रह जाएगा, क्योंकि टोटल मिला के 180 अंश होता है। और अगर आप 90 और यहाँ पे 45 को बनाओगे तो ये 135 अंश का होगा। और 135 अंश को अगर आप 180 में से हटा दोगे तो आपका 45 अंश ही बचेगा। तो ये आपका 45 अंश का हो जाएगा, कितने का? 45 अंश का हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हो, ये जो पूरा त्रिभुज बना हुआ है, इसमें आपको एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी यहाँ पे कि ये देखो 45 अंश का है, ठीक है। ये 45 अंश का है और ये आपका 90 अंश का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल समान है, ये और ये एंगल समान है। जब दो एंगल समान होते हैं तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? तो वो त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपने पढ़ा होगा, इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी, इसको आप जानते भी होंगे। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज आपका कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सभी देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि कोण, आपका कोण POM में इसने लिया हुआ है कि POM में। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एंगल आपके बने हुए हैं वो आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आपका P है, ये आपका M है और ये आपका O है। तो यहाँ पर एंगल्स की बात की गई है। तो यहाँ पे जो M है वो 90 अंश का है, आप देख सकते हो चित्र में M 90 अंश का है। और यहाँ पे जो आपका O दिख रहा है, देखिए मिडिल में होता है, उस एंगल की बात की जाती है। तो POM, तो O एंगल की बात करिए तो 45 अंश का है। यहीं पे यहाँ जो मिडिल में P बना हुआ है, P एंगल कितने का हमने निकाला? अभी 45 अंश का निकाला। तो इस तरीके से इसके सभी एंगल्स आपको लिख देने हैं। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको बताना है कि ये इसलिए ये कैसा है, एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज को मैं पूरा डिफाइन कर दूं, देखिए समद्विबाहु, द्विबाहु, ठीक है। देखिए सममिस होता है समान, सममिस होता है समान, द्विमिस होता है दो, द्विमिस क्या होता है? दो। और बाहुमिस क्या होता है? भुजा। तो जिसकी दो भुजाएं समान हो वो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसके दो एंगल समान हो वो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे और समझ जाएंगे कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हमारा चल रहा है। तो जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो PM है बराबर में OM के बराबर है। क्यों है PM बराबर OM? तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। हर एक पॉइंट को समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज बना हुआ है, इस तरीके से एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें ये एंगल और ये एंगल कैसे समान है, ये दोनों एंगल समान है। जब ये दोनों एंगल समान हैं तो इनके सामने जो आपका जो भुजाएं हैं, यानी ये एक भुजा समान सामने, यानी कि एक ये भुजा समान है,
तो ये दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी हम यहाँ पर x की जगह y लिख सकते हैं, y की जगह x लिख सकते हैं, तो कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर में y लिख देंगे, कोई भी टेंशन हमको नहीं होगी। अब यहाँ पे हम चलते हैं समकोण त्रिभुज PMO में। तो PMO देख सकते हो आप, यहाँ पे देखिए P देखिए और M देखिए और O देखिए। तो M 90 अंश का एंगल बना हुआ, तो POM में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, R की वैल्यू, क्योंकि R हमारा कर्ण है, तो कर्ण की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो R बराबर आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। जैसे कि आपको हमने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर में आधार, आधार, ठीक है, आधार का स्क्वायर करिए प्लस में लंब का स्क्वायर करिए, प्लस में लंब का स्क्वायर करिए, तब ये इसके बराबर में बैठते हैं। तो वही है यहाँ पे देखिए, जो आप x देख रहे हो 90 अंश के अगर सापेक्ष देखोगे, ठीक है, तो 90 हम किसकी बात की, m के 90 अंश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हमारा मतलब ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा हमारा लंब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सीधा रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, चाहो तो आप एक्स स्क्वायर रहने दो ऐसा ही, प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप यहाँ एक्स स्क्वायर रख सकते हो, या एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर रख सकते हो, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि एक्स बराबर वाई है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया है, तो आपका 2x स्क्वायर हो गया। और फिर आपका अगर आप निकालोगे तो आपका रह जाएगा r बराबर में 2 अंडर रूट में, यहाँ से x बाहर निकल जाएगा। x बाहर क्यों निकल गया, क्योंकि x स्क्वायर के रूप में था, इसलिए यहाँ से ये बाहर निकल गया है। क्योंकि दो फैक्टर से बन जाएंगे तो ये आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप मान निकाल सकते हो आसानी से। अब आपको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपने मान उसमें निकाल लिया। जैसे एंगल आप निकालोगे तो इस तरीके से आप त्रिभुज बनाइए। तो त्रिभुज बनाया तो आपने वहां जो r की वैल्यू निकाली वो x रूट में 2 निकाली। यहाँ पर x है और यहाँ भी आप x रख सकते हो, y रख सकते हो, y दोनों। अब x के रूप में निकाला तो x रख लो सब जगह। अब आप आसानी से काटते रहोगे, कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पर ये आपका 90 अंश का एंगल था, ठीक है, ये 90 अंश का एंगल था। और आपको निकालना है 45 अंश का एंगल। 45 अंश के एंगल के सापेक्ष में आपको निकालना है। तो साइन 45 के लिए, इस एंगल के लिए ये आपका लंब होगा, ठीक है, सामने वाला इसके लिए लंब होता है। तो लंब हो गया बाई, यहाँ बाई रख लेंगे या बाई की जगह एक्स रख लेंगे, वो मैंने एक्स रख दिया सीधा। बट्टे में यहाँ पे आर हो जाएगा, क्योंकि कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ पर आप एक्स रख लीजिए। देखिए फिर इन्होंने एक्स रख दिया ना, और यहाँ पे रूट में 2 और एक्स रख दो, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो 1/2 निकल के आएगा। तो साइन 45 अंश की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/√2। याद कर लो इसको, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसको याद कर लो अच्छी तरीके से, क्योंकि ये तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। कुछ इससे ना समझ पाओ तो इनके एंगल के मान तो जरूर से समझ जाओ, ठीक है। इसी तरीके से कोसेक 45, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ पे अब ये था 1/√2 साइन का, तो ये उल्टा कर दो तो ये √2 ऊपर पहुंच जाएगा। और कोसेक का अगर आप फॉर्मूला लगा के रखोगे तो फिर भी वही निकल के आएगा। जैसे इस तरीके से ये एंगल आपका बना हुआ है, तो एंगल में सब वैल्यू लिख देते हैं। ये x√2 है, और यहाँ पर आपका जो एंगल था वो O था, यहाँ जो पॉइंट था M था, और मतलब P था, यहाँ M था, और यहाँ पर ये y वैल्यू था और ये x वैल्यू था, ठीक है। तो इसके बेस पे भी आप निकाल सकते हो, इसको आसानी से निकल जाएगा। देखिए तो कोसेक 45 बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कौन सा है, तो कर्ण ये है r, यहाँ पे r रख सकते हैं या x रूट में 2 रख सकते हैं, क्योंकि r का ही वैल्यू x√2 है। तो r बट्टे y रख दिया, तो यहाँ पे x√2 रख दिया और बट्टे में x रख दिया। तो x क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 45 अंश के सापेक्ष देखोगे तो ये जो y है, y आपका लंब का काम करेगा, y की जगह x का वैल्यू रख दिया। तो x रख सकते हैं y की जगह, या y की जगह x रख सकते हैं, x की जगह y रख सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आपका √2 बच जाएगा, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपको और समझा देता हूँ कॉस के जैसे। देखिए मैं यहाँ पे अब y नहीं रखूंगा, यहाँ पे सीधा x रखूंगा ताकि आपको आसानी हो। देखिए इधर भी x रखूंगा, इधर भी x रखूंगा, और यहाँ x√2 रखूंगा, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। तो यहाँ पर देखिए cos 45 बराबर होता है आपका आधार बट्टे लंब। तो इसके लिए मैंने देखिए बताया था लाल बट्टे आपको का लिखना है, KKA। तो ये cos के लिए होता है, तो cos होता है आधार बट्टे कर्ण। ये मैं आपको समझाता चला आया हूँ, तो आपको जरूर से पता होगा। तो यहाँ पर जो आपका आधार बन जाएगा इस 45 अंश के लिए आधार, तो 45 अंश के लिए आधार हो जाएगा ये नीचे वाला, इसके सामने वाला लंब होता है, या कोई भी एंगल होगा उसके लिए आधार होगा नीचे वाला। यहाँ पे अगर रखा हुआ है एंगल तो इसके सामने वाला लंब होता है। तो यहाँ पे x बट्टे में यहाँ पे 2√x रख लीजिए यहाँ पे, या x√2 लिख लीजिए। तो x से x कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना बचेगा, इसका भी 1/√2
2 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि cos 45 का भी वैल्यू और sin 45 का वैल्यू दोनों का बराबर आ रहा है। देखो sin 45 का भी वैल्यू आपने देखा कितना आया, तो sin 45 का भी वैल्यू आया 1/√2। और यहाँ पर आप देखेंगे तो cos 45, तो cos 45 का भी वैल्यू आपका आया 1/√2। ठीक है, दोनों के समान वैल्यू हैं। और इसका sec 45 निकालोगे तो sec 45 उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपका रूट में 2 हो जाएगा। तो sec 45 इसका उल्टा होता है cos का, तो cos का उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो tan का आ जाइए, तो tan होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है। और इसी का cot निकालोगे तो cot आधार बट्टे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लंब में आपका y रखा हुआ है और आधार में आपका x रखा हुआ है, तो x बट्टे x बराबर 1 हो जाएगा। यानी tan 45 की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा रहती है कितनी, 1 रहती है। इसी प्रकार से cot 45 की वैल्यू 1 निकलेगी, क्योंकि 1/10 करोगे फिर भी तो tan 45 रखोगे, cot बराबर होता है 1/10, तो यहाँ पर रखोगे 1/1 तो बराबर में भी 1 ही रहेगा। या आप सीधा इंडिविजुअल निकालिए इसे, तो इंडिविजुअल भी आपका निकल जाएगा। तो कॉट के लिए होता है आपका आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो आधार कौन सा है इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में जो आधार है इस 45 अंश के लिए अगर आधार की बात करोगे तो ये आधार बनेगा x वाला, और यहाँ पे y वाला बनेगा इसका लंब, और ये जो कर्ण है वो x√2 रखा ही हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आधार आपका x बन जाएगा यहाँ पे, और लंब यहाँ पे y, तो y हो जाएगा, तो x वैल्यू रख देंगे, कोई x की जगह y की जगह x रख सकते हैं, ये दोनों कट जाएगा, बराबर में आपके बचेगा 1। तो इस तरीके से आप sin 45 के सभी मानों को निकाल सकते हो। मैंने पूरा कोशिश किया इसको अच्छे से समझाने का, फिर भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमको बताइएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।